जस्ट आपको स्क्रीन दिखे तो बता दो, ठीक है? दिख रहा है। ठीक है. बेसिक इंट्रो रिगार्डिंग योर दिस सर्टिफिकेशन. सो देर आर, आपने कोई भी सर्टिफिकेशन पाथ अभी तक एक्सप्लोर किया है इन जीसीपी? नो। The basic certification is GCP Associate Cloud Engineer. Okay, so certification starts with it. Okay, Associate Cloud Engineer, then Associate ka high level is Professional Cloud Architect. So there is again this DevOps Engineer for GCP. Then there are specialty courses जैसे network specialty हो गया, then security specialist हो गया. So these are all learning paths. Professional courses में cloud architect है, cloud DevOps engineer, collaboration engineer is you can say जो G Suite, then Google business account and then Google's cloud account. तो इन तीनों का कोलैबोरेटिव सर्विसेज कैसे कोलैबोरेशन होता है, इंटीग्रेशन एंड ऑल, उसके ऊपर उसका सर्टिफिकेशन है. एंड देयर इज क्लाउड डेवलपर, दिस इज एसोसिएट लेवल अगेन. ठीक है. क्लाउड डेवलपर का एडवांस लेवल इज डेवऑप्स इंजीनियर. देयर इज क्लाउड सिक्योरिटी इंजीनियर, नेटवर्क इंजीनियर, मशीन लर्निंग इंजीनियर और डेटा इंजीनियर. ओके, सो वी आर गोइंग फॉर क्लाउड आर्किटेक्ट, प्रोफेशनल क्लाउड आर्किटेक्ट. Okay. So earlier is what it was mandatory कि first you should be associate, then only you can go with professional. अभी ऐसा कोई mandation नहीं है, उन्होंने निकाल दिया. So this exam is $200. टैक्स के अराउंड $229 हो जाता है. ओके, सो अभी इसका ऑनलाइन प्रॉक्टर्ड एग्जाम्स अवेलेबल कर दिया है उन्होंने ड्यू टू वर्क फ्रॉम होम एंड पैंडमिक. ठीक है, तो पहले नहीं तो जाना ही पड़ता था सेंटर में एग्जाम देने के लिए. ओके, देर आर 50 क्वेश्चंस इन दिस एग्जाम. ठीक है, 2 आवर्स 2.5 आवर्स का टाइम मिलता है, 2 आवर्स का टाइम मिलता है. 50 क्वेश्चंस. इन दो 50 क्वेश्चंस अराउंड, जब मैंने लास्ट अपियर किया था, सो around 10 to 11 questions they ask on the case studies provided by them. ठीक है, so they provide 4 case studies. Earlier it was 3. There was Terram Earth करके फिक्शनल कंपनीज these are. ठीक है, Terram Earth कंपनी है, एक माउंट कर्क गेम्स था, एंड वन वॉज ड्रेस फॉर विन करके एक कंपनी था. So basically these 3 studies they provided. This year they have removed Mount Kirk games. Okay, and now they are providing. Okay, so there is now this EHR Healthcare. Okay, this is one company, Helicopter Racing Link. So instead of this 2 games company they have introduced, Helicopter Racing Link, Mount Kirk Games and Terram Earth they have kept. Okay, so basically वो लोग क्या करते कि केस स्टडी में दे विल मेंशन, जैसे अभी टेरम अर्थ है, टेरम अर्थ इज यूजिंग लॉट्स ऑफ मैकेनिकल व्हीकल्स, जो बड़े बड़े सब जो जेसीपी हो गया, वैसे सारे व्हीकल्स यूज करते हैं वो लोग. एंड दोज व्हीकल्स आर डिगिंग द अर्थ, या ऐसे वो लोग काम कर रहे हैं. सो नाउ दोज मशीन्स आर जनरेटिंग सम काइंड ऑफ डेटा. ओके, एंड उन मशीन्स पे सेंसर्स लगे हुए, आईओटी सेंसर हो गया, एनी काइंड ऑफ सेंसर्स. सो दोज सेंसर्स आर इंजेस्टिंग सम डेटा. ठीक है, कि समझ लो 4.2 GB पर सेकेंड या 4.2 GB पर डे, उतना डेटा वो लोग जनरेट कर रहे हैं. एंड इतना डेटा अब उनको ऑन प्रीमाइसेस हैंडल करने में प्रॉब्लम हो रहा है. सो नाउ दे वांट टू गो विथ गूगल क्लाउड. ओके, तो इतना डेटा लेके अगर वो गूगल क्लाउड पे आ रहे, तो व्हाट काइंड ऑफ सॉल्यूशन विल यू प्रोवाइड टू टेरम अर्थ? दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस केस स्टडी पे आते हैं. ओके, क्या क्वेश्चंस आते हैं वो हम लोग देखेंगे बाद में, बट आइडिया आपको मिला रहेगा कि ऐसे केस स्टडीज वो लोग दे देते हैं. सो इसका वेटेज आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस इज अराउंड 10 to 12 क्वेश्चंस. ठीक है, ओके. ओके, ये चारों का मिला के. हाँ चारों का मिला के. लास्ट टाइम व्हेन आई अपीयर्ड,
मीन्स आई वॉज कंफ्यूज। मैंने फर्स्ट से लेके 38 क्वेश्चंस तक आई वॉज लाइक अभी तक एक भी केस स्टडी का एग्जाम नहीं आया, क्वेश्चन नहीं आया था। सो आई वॉज, उन्होंने डाला है या नहीं डाला है। फिर 38 क्वेश्चन के बाद सारे केस स्टडी के थे, एक भी दूसरा क्वेश्चन नहीं था। ओके ओके, सो इतना वेटेज है। एंड नो नीड टू वरी, हमको जब ये एग्जाम होता है ना, तो एग्जाम में स्क्रीन पे 2 सेक्शंस होते हैं। ओके, स्क्रीन को डिवाइड किया रहता है, एक सेक्शन में क्वेश्चंस आते हैं एंड सेकंड, इफ दैट क्वेश्चन इज अबाउट द केस स्टडी, तो जिस केस स्टडी के बारे में है ना, राइट साइड में उस केस स्टडी का डॉक्यूमेंटेशन भी वहाँ पे आता है लिख के, तो आप वहाँ पे स्टडी कर सकते हो। बट ड्यू टू लैक ऑफ टाइम, मतलब समझो हमको 2 आवर्स में 50 क्वेश्चंस देने हैं, सो एटलीस्ट इनफ टाइम है, बट फिर आप तभी स्टडी करने बैठोगे केस स्टडी में तो प्रॉब्लम हो जाएगा ऐसा। सो इतना उसमें ध्यान रखना पड़ता है, बाकी कोई इतना इशू नहीं आता है। सो केस स्टडीज आर इजी, बट गूगल क्लाउड एंड बाकी सारे जो एग्जाम्स होते हैं AWS या एज्योर वगैरह के, दोनों में एक डिफरेंस है कि गूगल क्लाउड माइट आस्क यू समथिंग आउट ऑफ द सिलेबस ऑल्सो, जो उसके गूगल क्लाउड का सिलेबस है। सो कैसा होता है कि जैसे समझो क्यूबरनेटिस फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, कि क्यूबरनेटिस में क्या कैसे पॉड्स जनरेट होते हैं, या कैसे नोड्स वगैरह आप क्रिएट कर सकते हो, एप्लीकेशन कैसा डिप्लॉय करते हो, ये क्वेश्चंस वो लोग सिंपल पूछ सकते हैं। मतलब दीज आर प्रेडिक्टेबल क्वेश्चंस कि ये आते हैं। नाउ वो लोग ऐसे बोलेंगे कि ऑलरेडी समझो एक केस स्टडी उठा लिया, माउंट कर गेम्स हो गया या कोई भी, तो दे आर ऑलरेडी यूजिंग क्यूबरनेटिस, ऐसा वो लोग बोल देंगे। ठीक है, तो क्यूबरनेटिस में क्या यूज कर रहे हैं, कितना कंटेनर का सेटअप है, ये सब वो लोग ने बोल दिया। नाउ दे विल आस्क यू दिस कि अब आगे जाके से फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स दे आर गोइंग टू जनरेट दिस मच अमाउंट ऑफ डेटा। अब उतने डेटा को मैनेज करने के लिए आगे जाके कितना क्यूबरनेटिस को एक्सपांड करने का जरूरत है। तो सेकंड क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकते हैं कि क्यूबरनेटिस सर्विस यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर कोई और सर्विस पे मूव करना चाहिए। सो दिस फ्यूचरिस्टिक क्वेश्चंस आल्सो दे आस्क। मतलब इतने ओके से हमको रेडी रहना पड़ता है कि फ्यूचर प्रेडिक्शंस व्हाट कैन बी डन टू गिव प्रॉपर सॉल्यूशन, ये भी वो लोग पूछते हैं। सो ओवरव्यू, मतलब ऐसा 2 आवर्स का एग्जाम है, 50 क्वेश्चंस है, सारे क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस है, कोई ब्रीफ क्वेश्चन या ऐसा कोई आने वाला नहीं है। ठीक है, एंड मल्टीपल चॉइस दैट मीन्स मल्टी सिलेक्ट भी हो सकते हैं, सो देयर कैन बी 2 or 3 आंसर्स टू अ सिंगल क्वेश्चन। ठीक है, ऐसा भी, मतलब सिलेक्ट 2 out of 5, सिलेक्ट 3 out of 6, ऐसे भी आते हैं। ओके, सो एग्जाम गाइड हम लोग देख लेते हैं, जो आपको ऑलरेडी मैंने भेजा था। हाँ, सो दीज आर द 4th केस स्टडीज। ये कंपनी का ओवरव्यू दिया रहता है, सॉल्यूशन व्हाट दे आर थिंकिंग और दे आर देयर रिक्वायरमेंट, तो वो लोग पूरा सिलेक्ट करके दे देंगे। एग्जिस्टिंग एनवायरनमेंट भी दे देते हैं कि ऑन प्रीमाइसेस पे वो लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, सो MySQL, MongoDB, जो भी वो लोग यूज़ कर रहे हैं वो दिया रहेगा। एंड व्हाट काइंड ऑफ सॉल्यूशन वी कैन प्रोवाइड टू देम ऑन गूगल क्लाउड, ये हमको वो लोग पूछेंगे, उनका जो भी रिक्वायरमेंट है। ओके ठीक है, सी दे वांट 99% अवेलेबिलिटी, तो व्हाट काइंड ऑफ सर्विस शुड आई यूज इन गूगल विच हैज़ एन SLA ऑफ 99%। ठीक है, तो ये उनको बताना पड़ेगा हमको, मतलब उस प्रकार के क्वेश्चंस पूछेंगे। एवरी केस स्टडी वुड बी सेम, कंपनी ओवरव्यू, कॉन्सेप्ट, एग्जिस्टिंग एनवायरनमेंट एंड व्हाट दे वांट, बिजनेस रिक्वायरमेंट या टेक्निकल रिक्वायरमेंट। ओके फिर उनके CEO या CTO ने कुछ अगर स्टेटमेंट दिया रहेगा कि व्हाट काइंड ऑफ सर्विसेज दे आर लुकिंग फॉर, तो उस हिसाब से भी हमको देना पड़ेगा। लाइक नॉट ओनली टेक्निकल पर्सपेक्टिव, ये थोड़ा मैनेजमेंट साइड भी आ जाता है कि मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव से क्या बेटर रहेगा आगे चल के, ऐसा। Okay. So, do we get any study materials for that, or like before, if any this kind of exams will be there, they used to provide a dumps or something in that some Dumps. technical. So what I have done is I have purchased this practice questions from Weezlab.com. ठीक है, तो Weezlab पे उसका questions है। Also I have practice questions one this
कोर्स इन यूडेमी, ठीक है, तो लेटेस्ट क्वेश्चंस उसके ऊपर अपडेट होते रहते हैं। सो 50 क्वेश्चंस का अराउंड 3 to 4 पेपर्स रहता है। सो बिकॉज गूगल का डम्प्स इजीली अवेलेबल नहीं है, एंड डम्प्स आप स्टडी भी कर लोगे ना तो सेम क्वेश्चन रिपीट होना लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो वो लोग नहीं रिपीट करते, एवरी टाइम देर इज न्यू मटेरियल और न्यू क्वेश्चन। इसके लिए मैं इसका स्टडी मटेरियल्स भी अवेलेबल, जैसे बुक्स हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल रहता है अमेजोन वगैरह पे, बट आई डोंट सजेस्ट टू गो विद दैट, ठीक है। इसके लिए मैं कभी भी ट्रेनिंग भी लेता हूँ तो आई गो विथ गूगल्स ओन डॉक्यूमेंटेशन। उसका जो ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन है कि नेटवर्किंग हो गया, जो भी देखना है उसका 5000 पेजेस का डॉक्यूमेंटेशन, एंड एवरी डे इफ एक भी सिंगल सर्विस चेंज होता है तो दे अपडेट दैट डॉक्यूमेंट अकॉर्डिंगली। तो वो अपडेटेड डॉक्यूमेंट आपको एक ही जगह पे मिलेगा। दिस गोज विथ एनी ऑफ अदर सर्विसेज। आप AWS पे जाओ, एज्योर पे जाओ, उनका जो खुद का डॉक्यूमेंटेशन है ऑनलाइन उसको ही रिफर किया वुड बी बेटर। बिकॉज क्या होता है, आप कोई भी जैसे अभी AWS का देखोगे तो लास्ट 2020 का एडिशन आया उनका डॉक्यूमेंटेशन का, हार्ड कॉपी, मतलब जो सारे ऑथर्स बनाते हैं जिन्होंने कोर्सेस लिखे या वैसे, तो उसके बाद अभी नया एडिशन आया नहीं। तो अभी बहुत सारे सर्विसेज अपडेट हुए जिसके बारे में अगर क्वेश्चन आया तो हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, मतलब ये तो पढ़ा ही नहीं था सिलेबस में ऐसा। सो ये चीज़ से अच्छा है कि उनका जो ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन है वही पढ़ना। ये लिंक मैं सेंड कर दूंगा जो एग्ज़ाम गाइड है, तो वो लोग जैसे ये अभी दिया हुआ है कि डिज़ाइन एंड प्लानिंग अ क्लाउड सॉल्यूशन, दिस इज़ फर्स्ट दिस डोमेन, 4 से 5 डोमेन में डिवाइडेड रहता है पूरा एग्ज़ाम। सो फर्स्ट इज डिज़ाइनिंग, ठीक है, सेकेंड इज मैनेजिंग वॉट एवर यू डिज़ाइन, तो उसको मैनेज करना, उसका सक्सेसफुल ऑपरेशन चेक करना। सो वो उसके अंदर आता है। डिज़ाइनिंग फॉर सिक्योरिटी एंड कंप्लायंस, कि योर सॉल्यूशन इज सिक्योर एंड कंप्लायंट टू ऑल ऑफ द कंप्लायंस स्टैंडर्ड्स, ठीक है। एनालाइजिंग और ऑप्टिमाइजिंग टेक्निकल प्रोसेसेस, सो कोई इम्प्रूवमेंट हो गया, ट्रबल शूटिंग हो गया, ऑल दैट काइंड ऑफ सर्विसेज भी है। और इम्प्लीमेंटेशन, कुछ भी इम्प्लीमेंट किया तो व्हाट आर द बेस्ट प्रैक्टिसेस, कि आप एक ही चीज़ को, जैसे अभी डेटाबेस लोगे तो डेटाबेस को किसी मशीन पे भी रख सकते हो, एंड कोई डेडिकेटेड मैनेज्ड सर्विस फॉर डेटाबेस भी यूज़ कर सकते हो। सो कौन से सर्विस वुड बी बेस्ट फॉर योर काइंड ऑफ सॉल्यूशन, तो वो इसके अंदर आता है मैनेजिंग इम्प्लीमेंटेशन में। और एंश्योरिंग योर सॉल्यूशन इज से रिलायबल, तो आपका DR हो गया, फॉल्ट टॉलरेंस हो गया, डिजास्टर रिकवरी, टेस्टिंग हो गया कि मतलब बराबर है नहीं है, मॉनिटरिंग, लॉगिंग्स, तो ये सब कुछ एंश्योरिंग सॉल्यूशन एंड ऑपरेशंस रिलायबिलिटी। सो ये 6 डोमेन में डिवाइडेड है प्रोफेशनल क्लाउड आर्किटेक्ट। तो इसी के अंदर से क्वेश्चन आएंगे ऑन बेस्ड ऑन दिस डोमेन्स। ओके ओके, Mhm. ठीक है। इसका जो स्टडी मटेरियल है वो आपको यहाँ पे गूगल भी खुद लिंक्स दे देता है। Mhm. जैसे ट्रेनिंग है तो फॉलो द लर्निंग पाथ, बट गूगल क्या करता है ना, गूगल का कोर्सेरा के साथ टाई अप है। सो कोर्सेरा उन्होंने एक्चुअली खरीद लिया, तो जो भी है सीधा कोर्सेरा पे हमको रिडायरेक्ट कर देगा। सो गूगल क्लाउड डॉक्यूमेंटेशन है, ऑफिशियल गूगल क्लाउड सर्टिफाइड स्टडी गाइड, ये ठीक है। अभी वाइली के साथ क्या है, बट ये खरीदने का जरूरत नहीं है, उसके पीछे ऐसा पैसा वगैरह बर्बाद करने का जरूरत नहीं है, वो हो जाता है। इतना इतना भी टफ नहीं है। बस वो मेन क्या है ना, मैंने बहुत बार ये बोला है लोगों को कि गूगल क्लाउड सीखते हो बट उसके साथ साथ ट्राई टू सी योर, सबका इंग्लिश डिफर करता है, बट वो लोग वर्ड का फ्रेजिंग ऐसे करते हैं ना कि मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। क्वेश्चन के अंदर ही ऑलमोस्ट आंसर होता है कि उन्होंने सर्विस पूछा है, तो और बहुत सारे क्वेश्चंस एक दूसरे से रिलेट भी करते हैं। कि फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा रहेगा लाइक, समझो मैं कोई एप्लीकेशन अपलोड कर रहा हूँ गूगल क्लाउड पे, तो व्हाट काइंड ऑफ मशीन शुड आई क्रिएट, मशीन के साथ जाना चाहिए या कंटेनर के साथ जाना चाहिए। एंड वही क्वेश्चन के रिलेटेड फिर बोला रहेगा कि मतलब समझो मैं कंटेनर के साथ जा रहा हूँ, तो कंटेनर के बैकएंड में मैं स्टोरेज कौन सा टाइप का यूज़ करूँ। तो मतलब उतना रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं, बस हमको वो अवेयर रह के बराबर वो फ्रेजिंग समझना पड़ता है। कि इसके लिए मैं बोलता हूँ इंग्लिश ऐसा ग्रामर प्रॉपर करके जाओ तो ज़्यादा इश्यू नहीं आएगा, मतलब
एग्जाम देने में। या सही है। ठीक है, तो दैट वाज एग्जाम ओवरव्यू। इसमें अभी तक कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन पूछना है कि क्या, और कुछ तो आप पूछ सकते हैं। हाँ ना, ये तू जो बोला ना कि 5,000 पेजेस का जो डॉक्यूमेंट्स है, हाँ, तो क्या वो पूरा पढ़ना पड़ेगा? नहीं 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 ना, नहीं, पूरा उसमें पढ़ने कुछ का जरूरत नहीं, हाँ। राइट। अच्छा, तो उसमें फिर कैसे आप बताओगे राइट कि कैसे क्या क्या हाँ, सेक्शंस हम लोगों को देखना चाहिए ना? अच्छा, मैं एक सेकंड आपको और ये 50 आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस कितना पासिंग मार्क कितना है? एट। अच्छा हाँ, अरे मेन चीज आपको बताया नहीं। सो देर इज नो पासिंग क्राइटेरिया फॉर गूगल क्लाउड, ठीक है। मतलब ओके। अभी तक बाकी जो एज्योर एंड एडब्ल्यूएस में हम लोग ने नोटिस किया, सो दैट इज अराउंड 70 to 75% कि मिनिमम 70 आना चाहिए। जैसे एडब्ल्यूएस का फिक्स है, देर इज 1000 मार्क्स पेपर एंड 720 मिनिमम यू शुड स्कोर। गूगल ने वो लोग कैसे आपको असेस करते हैं उसका अभी तक कोई भी फॉर्मूला या अल्गोरिदम बाहर निकाला ही नहीं है, ठीक है। सो उसका कोई पासिंग क्राइटेरिया किसी को पता नहीं है। ऑल्सो ये भी ट्रेंड हम लोग ने देखा है कि इफ यू गिव योर एग्जाम ऑन वीकडेज, सो देर आर मोर चांसेस टू पास, ठीक है। सैटरडे संडे को देते हैं, बहुत सारे लोग अपियर करते हैं एग्जाम के लिए, तो उतने सारे लोगों में से वो लोग पासिंग चांसेस कम हो जाते हैं। कि वो लोग एक्चुअली वो लोग ये भी देखते हैं कि आपने सिर्फ कितना राइट आंसर दिया है ना, वो लोग नहीं देखते आपका समझ कितना था, कौन से टाइप के क्वेश्चन में आप क्या सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हो। सो इतना सब देख के वो लोग असेस करते हैं। तो पासिंग क्राइटेरिया फिर भी मुझे लगता है 70% के नीचे नहीं रहेगा। सो 70% दैट इज अराउंड 35-36 क्वेश्चन यू हैव टू आंसर करेक्टली। तो इतना तो मिनिमम करेक्ट होना चाहिए। मुझे याद है मेरा 9 क्वेश्चंस रॉन्ग था एंड थोड़े के लिए ऐसा। और वो लोग एग्जाम ये क्या बोलते हैं, रिजल्ट आने के बाद दे डोंट गिव यू द स्कोर आल्सो, ठीक है। आप पास हो या फेल सिर्फ उतना ही बताते हैं बस। वो इमिडिएटली आ जाता है ना तभी। हाँ, इमीडिएटली आता है, जैसे आप सबमिट करोगे पास या फेल लिख के आ जाएगा। ओके, सो एक बार एग्जाम रजिस्टर करने के बाद कितना अटेम्प्ट्स, ऐसा कुछ है क्या? 2 अटेम्प्ट्स? नहीं नहीं नहीं, सिंगल अटेम्प्ट है, सिंगल अटेम्प्ट है। ओके। इफ यू उसके आपको फिर से अगर ये करते हो, एग्जाम फिर से रजिस्टर करते हो, तो फिर से आपको $200 पे करना है। ओके। मतलब अराउंड 14,000 हुआ ना, 14,000 के अराउंड। हाँ, एंड टैक्स लगेगा $30, तो वो उतना अलग। अच्छा, मैं आपको प्रोफेशनल क्लाउड का दूंगा ऐसा। सो बेसिकली ये vizlabs.com है ना, ये लोग पूरा अपडेटेड कंटेंट के साथ क्वेश्चंस एंड ऑल उनके पास रहता है, ठीक है। तो अभी जैसे मेरे पास ये एसोसिएट का है, तो प्रैक्टिस टेस्ट 1, 2, 3 एंड 4 है। तो इसमें जैसे 50 क्वेश्चंस है जो प्रॉपर, ये जो ओरिजिनल एग्जाम होता है ना वैसा ही मॉक टेस्ट है, ठीक है। एंड इसका एक फायदा यह है कि मैं आपको सबको आईडी पासवर्ड दे दूंगा। सो व्हेन यू स्टार्ट दिस एग्जाम, तो इसमें वो लोग समझो जो भी क्वेश्चन पूछते हैं तो उस क्वेश्चन का आंसर तो हमको बताते हैं, ठीक है। अभी जैसे ये नॉर्मल क्वेश्चन है कि व्हाइल वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट an application administrator have been given the responsibility of managing all resources. So he wants to delegate the responsibility of managing the existing service accounts to another administrator. So that administrator B will also be responsible to manage other service accounts that will be created. Which of the following is best way to delegate the privilege required to manage all the service accounts? So basically एक service account is an entity, वो आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट के अंडर आता है। सो टू प्रोवाइड दैट एंटिटी टू अनदर एडमिनिस्ट्रेटर, सो दैट इज द क्वेश्चन। तो कैसे प्रोवाइड करोगे उसका, अभी समझो इसमें से राइट आंसर यू वुड सिलेक्ट, तो वो लोग ये भी तो बताएंगे कि शो आंसर करोगे तो राइट कौन सा है आपको बता देंगे, बट दे विल एक्सप्लेन दैट व्हाई ऑल द अदर 3 ऑप्शंस आर इनकरेक्ट। तो एक तो ये इसका एक फायदा है कि क्यों करेक्ट है एंड क्यों इनकरेक्ट है, दैट दे विल शो।
एंड ऑल्सो वाई दैट ऑप्शन ए इज करेक्ट, उसका डॉक्यूमेंटेशन का लिंक यहाँ पे देते हैं वो लोग. सो व्हेन आई ओपन दिस डॉक्यूमेंटेशन, तो ये हमको लेके जाता है गूगल क्लाउड के अकाउंट पे. ठीक है, सो उसके ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे जाता है. सो दिस वे रेदर देन स्टडिंग फ्रॉम डॉक्यूमेंट पर्सपेक्टिव, आप थोड़ी एक एक पेज खोल के पढ़ने बैठोगे, तो टू गिव एज मेनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल. तो जैसे आप क्वेश्चन दोगे, नहीं समझा, डॉक्यूमेंटेशन पे क्लिक करो, तो वो आपको सर्विस अकाउंट समझाएगा कि व्हाट आर सर्विस अकाउंट्स, कैसे आप उसको यूज कर सकते हो, हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम अनदर अकाउंट. मतलब ये इसके अंदर आ जाता है. तो ये इस एग्जाम का एक मतलब फायदा है. सो 50 क्वेश्चन एंड सेम लाइक योर ओरिजिनल एग्जाम, इसमें कोई ऐसा ऑर्डर वाइज जाना जरूरी नहीं है. यू कैन डायरेक्टली अपियर फॉर 50th क्वेश्चन, आप उल्टा भी स्टार्ट कर सकते हो. ठीक है, मतलब ऐसे टाइप का क्वेश्चन एग्जाम रहेगा. एक्सेलेंट. ओके, सो ये आपको, और मार्क फॉर रिव्यू का ऑप्शन रहता है एग्जाम में. सो इफ यू आर नॉट श्योर अबाउट द आंसर्स, उसको मार्क फॉर रिव्यू कर दो. सो और उसको स्किप करो, दूसरे क्वेश्चन पे चले जाओ. ट्राई टू नॉट से स्पेंड मोर देन 2 to 3 मिनट्स ऑन अ सिंगल क्वेश्चन. नहीं समझ आ रहा है, छोड़ देने का. सो जितना भी मार्क फॉर रिव्यू किया है, लास्ट में आपको बटन आएगा रिव्यू क्वेश्चंस का, तो उस पर जाके जितने आपको डाउट है उतने ही क्वेश्चंस दिखेंगे, तो फिर से आप एक एक करके उसको सॉल्व कर सकते हो. ओके, मतलब ये ओरिजिनल एग्जाम का कंसोल भी ऐसा ही रहेगा. ओके, एग्जैक्ट ऐसा ही रहेगा हाँ, क्या? एग्जैक्ट ऐसा ही रहेगा, सिर्फ स्क्रीन डिवाइडेड रहेगा वेरेवर देयर इज अ केस स्टडी क्वेश्चन. ठीक है, तो राइट साइड पे क्वेश्चन आएगा और लेफ्ट साइड पे वो लोग केस स्टडी का ये डॉक्यूमेंटेशन दिए रहेंगे. केस स्टडी का डॉक्यूमेंटेशन मतलब वही जो मैंने आपको अभी बताया था, कि जो उसका सॉल्यूशन होता है, व्हाट देयर सीईओ सेड एंड ऑल दैट, टेक्निकल रिक्वायरमेंट क्या है, वही डॉक्यूमेंट आएगा, कोई दूसरा नहीं आएगा. इसके लिए वो लोग ने पहले ही वो केस स्टडी का डॉक्यूमेंट यहाँ पे दे के रखा. ओके. सो अगर हम लोग वो पढ़ के गए तो अपने को थोड़ा सा मतलब वहाँ पे बेनिफिट होगा कि हाँ, एटलीस्ट हाँ. हम लोगों को बैकग्राउंड पता है. करेक्ट. हाँ, ओके. इसलिए इसलिए अब ये बता रहे थे अभी चारों कंपनी का मतलब. हाँ, और वो वही उसके बाहर का क्वेश्चन हम्म. नहीं आएगा, वो 4 ही कंपनी का आ जाएगा केस स्टडी जो भी है. ठीक है, सो इसके अंदर जो डॉक्यूमेंटेशन दिया हुआ है ना, यही डॉक्यूमेंट आपको लेफ्ट साइड के स्क्रीन पे वो लोग दिखाएंगे पूरा. तो आपको तभी भी स्क्रॉल करके देखने का तो देख सकते हो. मतलब जैसे अभी हमको ये याद नहीं रहेगा कि उनके एग्जीक्यूटिव ने क्या स्टेटमेंट दिया था, एग्जैक्टली उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो वो हम लोग थोड़ा सा मतलब रिफर कर सकते हैं विद इन 30 सेकेंड्स 1 मिनट. उतना हमको हेल्प हो जाएगा क्वेश्चन आंसर करने में. ओके ओके, गॉट इट. ओके, या सो एग्जाम के बारे में अगर और कोई क्वेश्चन है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं. ये लिंक्स वगैरह तेरे पास ऑलरेडी होगा ना कि हाँ, हाँ. के साथ साथ में तू पेस्ट करते जाएगा टीम्स में, कैसा ठीक रहेगा? हाँ, मतलब मैं कैसे करूँगा ना, मैंने ऐसा सोचा है. सो देर आर 5 एस्पेक्ट्स. ठीक है, एक क्लाउड, कोई भी क्लाउड या आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में, सो देर इज डेटाबेस, देर इज सिक्योरिटी, देर इज मशीन्स दैट इज सर्वर्स. ठीक है, देन देर इज स्टोरेज एंड देर इज नेटवर्किंग. ठीक है, 5 कॉन्सेप्ट है. सर्वर्स, नेटवर्किंग, स्टोरेज, डेटाबेस एंड सिक्योरिटी, सब कुछ इसके अंदर आ जाता है. ओके, सो फर्स्ट विल बी स्टार्टिंग विद सिक्योरिटी. सिक्योरिटी इन द सेंस योर एक्सेस मैनेजमेंट. ठीक है, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट, हाउ टू क्रिएट यूजर्स, हाउ टू प्रोवाइड एक्सेस, हाउ टू चेंज एक्सेस एंड ऑल दैट. सेकेंड वुड बी नेटवर्किंग. ठीक है, देन सर्वर्स, देन स्टोरेज एंड देन लास्ट में डेटाबेस. सो बेसिकली कोई भी आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने को ये 5 चीज़ें कंपलसरी है. इसके कोई भी एक मिसिंग रहेगा तो दैट वुड नॉट बी सक्सेसफुल. ठीक है, तो ये अगर 5 हो जाते हैं, तो जैसे ही वो 5 होते हैं ना, देन यू कैन, जैसे एक चीज़ होता है कि कोई एक सर्विस अगर सीख लिया तो पर्टिकुलर दैट सर्विस बेस्ड क्वेश्चन आंसर करोगे तो भी कंफ्यूजन होगा, बिकॉज इन अ सिंगल क्वेश्चन दे कैन आस्क अबाउट सर्वर्स ऑल्सो, स्टोरेज ऑल्सो एंड डेटाबेस ऑल्सो. ठीक है, तो अगर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बनता है ये हमारा क्लियर होता है, ये 5 सर्विसेज देख के. 5 बेसिक सर्विस होते हैं. जैसे सर्वर्स के लिए एक सर्विस है कॉल्ड कंप्यूट इंजन. ठीक है,
सो कंप्यूट इंजन के साथ साथ उसमें ही क्यूबरनेटिस, ऐप इंजन, ये सारे सर्विसेज है. सो दीज आर ऑल सर्वर रिलेटेड सर्विसेज, तो ये उसमें आ जाते हैं. अभी नेटवर्किंग में समझो रहता है वीपीसी. सो वीपीसी देख लिया कि हाउ टू क्रिएट नेटवर्क एंड ऑल दैट. स्टोरेज के अंदर गूगल का क्लाउड स्टोरेज करके एक सर्विस है विच प्रोवाइड्स यू स्टोरेज सर्विसेज. डेटाबेस के अंदर समझो माई सिक्वेल हो गया या ओरेकल हो गया, जो भी हम लोग यूज़ करते हैं. सो ये सारे के कंपैटिबल वो लोग डेटाबेस प्रोवाइड करते हैं. सो इतना बेसिक हो गया. सिक्योरिटी के अंदर समझो IAM है, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट. अब ये 5 सर्विस है ऑफ गूगल क्लाउड, ये हम लोग ने देख लिया. सो नाउ वी कैन ऑल्सो क्रिएट अ सेटअप, और अभी अगर कोई क्वेश्चंस आंसर भी करते हैं तो इजी रहेगा. सो आई वुड रिकमेंड कि ये 5 सर्विस हो जाते हैं ना, उसके बाद आप क्वेश्चन आंसर करना स्टार्ट कर सकते हो. टिल देन जैसे अभी कंप्यूट इंजन देखा, तो कंप्यूट इंजन में जो भी क्या कहते हैं एसेंशियल पॉइंट्स है, लाइक द ड्राइव्स और बूट डिस्क हो गया, जो भी एसेंशियल पॉइंट है जो हमको जानना जरूरी है, उसका डॉक्यूमेंटेशन का लिंक मैं भेजता रहूँगा. ओके. ठीक है, मतलब जो भी टॉपिक हुआ, जैसे आज अगर कंप्यूटर इंजन किया तो उसके एसेंशियल जो लिंक्स है वो आज ही पेस्ट कर देंगे हम लोग ग्रुप में या कहीं पे. एंड उसका साथ ही साथ लाइक हम एक डॉक्यूमेंटेशन करते रहेंगे कि फर्स्ट डे क्या, समझो आज अगर इंट्रोडक्शन देखा, उसका कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन का कोई लिंक है, तो वो डॉक्यूमेंट करते जाएंगे. एट द एंड ऑफ द सेशन वो पूरा डॉक्यूमेंट ही आपको शेयर कर दूंगा, तो इंडेक्स काइंड ऑफ आपके पास रहेगा कि कौन सी चीज़ के लिए क्या लिंक है. तो वो डॉक्यूमेंटेशन आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा. सही है. दैट्स फाइन. करेक्ट. मतलब So और आज कोई आज अप्रोच अगर फॉलो करना है तो वो आप सजेस्ट कर सकते हो. सो मतलब आज ये जो अपना भी सर्टिफिकेशन का लिंक है, या तो वो जो है जो हमने अभी देखा, तो वो सब आज के डॉक्यूमेंट में वो हम डाल अभी देंगे. करेक्ट ना? आज ही डाल दूंगा मैं सब. करेक्ट करेक्ट. हाँ, सर्च कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, बट इंस्टेड ऑफ हाँ सर्चिंग ना नहीं, वो एग्जैक्ट आपके रहा लिए तो ज़्यादा ओवरहेड नहीं इजी रहेगा है. ना, मैं दे दिया. हाँ भाई. एंड वन मोर थिंग, जो भी हम लोग सेशन लेंगे, सो आई विल बी रिकॉर्डिंग दो सेशंस, एंड उनका मैं यूट्यूब पे एक प्लेलिस्ट ही बनाते जाऊंगा फॉर ओनली फॉर अस. ठीक है, तो वो प्लेलिस्ट शेयर कर दूंगा. सो फ्रॉम द फर्स्ट डे टिल लास्ट आपके पास सारे रिकॉर्डेड सेशंस भी रहेंगे, कभी फिर से रिफर करना है तो. एक्सीलेंट यार. थैंक्स यार. ओके, चलेगा. ठीक है. एनी इवन अनुरूप और कुछ ये अप्रोच आपको ठीक लग रहा है या कुछ ऐड करना है? अनुरूप, प्रमोद, लोकी. Yeah, I'm fine. या परफेक्ट. चलेगा. ठीक है. तो थोड़ा टाइम है ना हमारे पास, मतलब 9:45 वगैरह तक. हाँ हाँ. श्योर. आज तो टाइम ही जैसे टाइम अपना है. प्लान जैसे अपना प्लान क्या है कि पर डे कितना आवर्स करेंगे, मतलब पर डे. हाँ दर्शन, आप बताओ पहले, आप क्या सोच रहे हो? ठीक है. सो जैसा हमारा समझो बात हुआ था, सो एवरीडे अगर 1 आवर 1 आवर 15 मिनट या समझो 1.5 आवर अगर लेते हैं, 30 आई एम थिंकिंग 30 आवर्स का सेशन होगा. अभी समझो वो डाउट क्लियरेंस हो गया या कुछ और हम लोग देख रहे हैं एक्स्ट्रा, तो 2-4 घंटे ऊपर नीचे पकड़ सकते हो, बट 30 आवर्स का कंटेंट है. ठीक है. सो एवरीडे अगर 1 आवर भी लेते हैं तो 1 महीना लगेगा कंप्लीट होने को. एंड संडेज खाली हम लोग स्किप करेंगे. ठीक है. सो अगर जम रहा है तो इतना, अगर ठीक है तो करते हैं. नहीं सही है, संडे को एक दिन ऑफ रखेंगे, विच इज गुड. हाँ. है ना. एक दिन बाकी एवरीडे लाइक अराउंड 8:30 टू अराउंड 9:30 और 10 हाँ, मैक्सिमम. 9:30 10 मैक्स वो पॉसिबल है. या श्योर. चलेगा. ठीक है ना अनुरूप, सभी के लिए सही है ये? हाँ 8:30 टू 9:30 और मैक्सिमम 10. ठीक है. हाँ ठीक है. फाइन. ओके. हाँ वही 1 घंटा या ऐसा रखा ना, तो बेसिकली क्या होता है, 2-4 घंटे रखा तो वो अब हम पे भी बर्डन है, उतना प्रोसेस नहीं होगा एक साथ. सो एंड वो रोज हो रहा है तो इशू नहीं है. सैटरडे संडे टू सैटरडे संडे जाते हैं तो प्रॉब्लम हो जाता है कि आज जो सीखा वो एक वीक में थोड़ा भूलने होता है. तो वो रोज अगर चर्निंग होगा तो बेटर रहेगा. दैट्स गुड.
सही है। ओके और ठीक है, सो एक दिन ऑफ रखना है या 2 दिन रखना है, कैसे करना है? एक दिन, आप कुछ ऐसा जाना। हाँ मतलब सभी को ही पूछ रहा हूँ। हाँ वही, नहीं तो मतलब बीच में भी समझो कभी ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर कोई नहीं आ पा रहा है, कुछ स्किप करना है, कोई अवेलेबल नहीं है एक दो जन, तो वो दिन हम लोग स्किप कर सकते हैं। है ना? ठीक है, ठीक है, आई थिंक अभी के लिए फिर यही रखते हैं। अगर कभी किसी का कुछ रहा देन विल ट्राई टू टेक अ स्किप। ठीक है, हाँ चलेगा। मतलब जैसे कभी दर्शन, वीकडे में स्किप हो गया तो सैटरडे को समझो 1 आवर के बदले 2 आवर एक्सटेंड करके मतलब ऐसा कवर अप कर लिया है, वैसा कर सकते हैं। श्योर इट श्योर, वुड ऐसा बी ऐसा करेंगे। 30 to 35 days या मैक्सिमम 40 days में सेशन कंप्लीट करने का, तो उतना आपको भी आगे प्रिपेयर करने को इजी रहेगा। करेक्ट है, यस, सही है। सो दैट्स गुड। एंड दर्शन, कभी तेरा भी कुछ रहा ना प्रॉब्लम या हाँ कोई कोई काम रहा तो फील फ्री टू टेल अस, या श्योर श्योर चलेगा। नो वरीज, वी कैन स्किप दैट डे। ओके ठीक है, चल, थैंक्स यार। ओके ओके। ओके चलो। सो बेसिक इंट्रो पे चले जाते हैं फॉर गूगल क्लाउड। सो बेसिक क्लाउड इंट्रो सभी को क्लियर है, लाइक व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग, इतना उसका इंपॉर्टेंस है, बैकएंड में क्या टेक्नोलॉजी है, इसके ऊपर किसी का कुछ क्वेश्चंस है, या फिर कोई बता सकता है एग्जैक्टली व्हाट इज क्लाउड एंड हाउ टिल व्हाट एक्सटेंड लाइक वी हैव एक्सप्लोर्ड इट इन जनरल क्लाउड कंप्यूटिंग आई एम सेइंग, नॉट रिगार्डिंग जीसीपी एंड ऑल। या वही क्लाउड कंप्यूटिंग में वही है, जो पहले हम लोग समझना पड़ेगा कि क्या SaaS होता है, क्या PaaS Correct. क्या है, IaaS क्या है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है उनका। तो मतलब इसका मेन इंटेंशन वही है कि जो हम लोगों को सेव, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब सेव करने के लिए ये क्लाउड कंप्यूटिंग बनाया हुआ है। मतलब हमारा खुद का जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसको सेव करने के लिए, और कॉस्ट भी सेव कर सकते हैं, और मेनली ये बेनिफिट्स है इसका। करेक्ट। तो मैं मेनली इस पे सर्वर्स बनाना, यूज़ करना, इस पे ज़्यादा काम किया हूँ। मतलब फॉर एग्जांपल AWS पे EC2 हो गया, अपना करेक्ट। Azure पे वर्चुअल मशीन्स हो गया, VMs हो गए, तो इस पे ज़्यादा काम किया हूँ। और मेनली इस पे वही आपने जो 4 कंटेंट्स बताए ना, इसमें जो सर्वर्स होता है, नेटवर्किंग होता है, स्टोरेज होता है, उसके बाद डेटाबेस होता है। तो ये 4 चीज़ें, ये 5 चीज़ें हैं ना, और एक क्या है, सिक्योरिटी है। सिक्योरिटी। सिक्योरिटी, स्टोरेज, डेटाबेस, नेटवर्किंग, सर्वर्स। सो दीज मतलब ये सारा चीज़ जो है इम्पोर्टेंट है इसमें, तो इसमें ये सारा चीज़ आ जाता है। तो करेक्ट। अभी मैंने जो पहले काम किया हुआ है वो सर्वर्स बनाना, और स्टोरेज तो उसके साथ बनाना नहीं पड़ता है। सो डेटाबेस तो डिफरेंट डिफरेंट, करेक्ट। अगर आपको रेडियस डेटाबेस चाहिए तो वो सर्विस, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, उस पे जाना पड़ेगा। तो उसके लिए नहीं तो अपना खुद का सर्वर्स बना ले रहे तो खुद का अपना डेटाबेस बना सकते हैं इंस्टॉल करके उस पे। तो सिक्योरिटी, और मेनली अभी हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस पे जाएंगे, तो सिक्योरिटी, स्टोरेज और सर्वर्स, नेटवर्किंग, ये 4 चीज़ तो रहेगा ही। तो बाकी का करेक्ट। डेटाबेस डिफरेंट पार्ट है। तो दिस इज माय अंडरस्टैंडिंग। या राइट। सो सो एज यू सेड करेक्टली, किसी को कुछ ऐड करना है क्या जो इन्होंने बोला इसमें? आई एम जस्ट लाइक लोकी, आप क्या, आपका क्या अंडरस्टैंडिंग है? वो जानना था, क्योंकि क्योंकि वो मतलब ये ऐसा ना हो जाए कि फिर आपको कुछ स्टार्टिंग में कुछ समझ में ना आए और फिर बाद में, ठीक है ना, आगे प्रॉब्लम। हाँ वही वही मतलब सो बेसिकली वी शुड बी ऑन सेम वेवलेंथ, तो ऐसा हो सकता है हम्म। 3 जन ने ऑलरेडी सर्विसेज एक्सप्लोर किए हैं, सर्वर्स बना चुके हैं, एंड किसी ने समझो अकाउंट भी नहीं बनाया, सो वो हम लोग मतलब उतना गैप नहीं रहना चाहिए। सो फॉर दैट हाँ पर्सपेक्टिव अब बता। हाँ, फील फ्री टू से, हाँ हाँ ऐसा नहीं है, हाँ बिकॉज ओके, सो आई नो इट, राइट। लोकी, अब बता सकते हो, लोकी, प्रमोद। देखो, फ्रेंकली स्पीकिंग मेरा तो अकाउंट भी नहीं है, ठीक है, बट आई अंडरस्टैंड करेक्ट। अंडरस्टैंड दिस टर्मिनोलॉजी, सर्वर, नेटवर्किंग, स्टोरेज, डेटाबेस एंड सिक्योरिटी।
एक Correct. एक थोड़ा सा कंफ्यूजन है स्टोरेज एंड डेटाबेस। आई थिंक डेटाबेस मुझे तो ये दोनों सेम ही लगते हैं बिकॉज Okay. स्टोरेज के लिए भी हम डेटाबेस ही यूज करते हैं। चलेगा ठीक है, हम वो क्लियर करते हैं बाद में, चलेगा, ठीक है। और ठीक है, ओके ग्रेट। ठीक है, और प्रमोद आप? हाँ, मुझको तो आइडिया है, मैंने सर्वर्स वगैरह भी इसमें बनाया है, एज़्योर पे बनाया था, जीसीपी पे, AWS पे मैंने बनाई है मैंने, तो मेरे को जो अनूप ने बोला इतना आइडिया नहीं है, बट हाँ, उसका थोड़ा-सा मेरे को आइडिया है इन सबका, जैसे कि क्या है ये सब स्टोरेज सर्वर्स का थोड़ा-सा है आइडिया मुझे। और मेरे साइड से भी लाइक मेरा GCP अकाउंट है एंड मैंने भी सर्वर्स बनाए हैं, बेसिक सर्वर्स, ठीक है, और कुछ सर्विसेज एक्सप्लोर की है, बट दैट इज ऑल इन बिट्स एंड पीसेस, ठीक है ना। चलेगा डन, ठीक है। सो वही हमने मतलब समझो जाने अनजाने में भी या कभी वर्क रिलेटेड या पर्सनल एक्सप्लोरेशन रिलेटेड कुछ ना कुछ, जैसे क्लाउड से हम रिलेटेड तो है, एवरीडे वी यूज गूगल ड्राइव, ठीक है, तो हमको गूगल ड्राइव पहले से यूज करते थे, बट अभी आप हम लोग इस फील्ड से है, दैट्स व्हाई वी नो कि वो क्लाउड का सर्विस है या कहीं पे कुछ स्टोर हो रहा है, बट एक्चुअली गूगल ड्राइव समझ लो गूगल का ही क्लाउड स्टोरेज का पार्ट है। सो क्लाउड स्टोरेज इज अ सर्विस, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट स्टोरेज देता है। नाउ स्टोरेज एंड डेटाबेस में जो आपका डिफरेंस है, सो डेटाबेस बेसिकली क्या होता है कि इट इज रिलेशनल डेटा। रिलेशनल डेटा इट मीन्स देर आर टेबल्स, रोज एंड कॉलम्स, जहाँ पे स्ट्रिंग कैरेक्टर में डेटा स्टोर होता है, ओके। सो वो इंडेक्स्ड डेटा है, नॉट कोई भी डेटा हम लोग डेटाबेस में डाल नहीं सकते, ठीक है। सो डेटाबेस दो टाइप के होते हैं, एक है एसक्यूएल डेटाबेस और एक होता है नो एसक्यूएल। जो डेवलपर है वो इसको इजीली समझ पाएगा, बट जो नहीं है समझो। सो बेसिकली एसक्यूएल डेटा क्या होता है कि रिलेशनल डेटा, फॉर एग्जांपल हम लोग बैंक में या कोई भी सोशल मीडिया पे अकाउंट बनाते हैं, राइट, तो हमारा नेम के रिलेटेड ईमेल आईडी, पासवर्ड एंड जो भी हमारा बैंक अकाउंट हो गया, कितना बैलेंस है, ये सब रिलेटेड डेटा है, हमारे रिलेटेड डेटा। तो ये डेटा डेटाबेस में स्टोर होता है कि जहाँ पे वो इंडेक्स कर सके, तो की से फेच कर सके डेटा, ओके। सो नाउ दिस इज रिलेशनल डेटा। तो रिलेशनल डेटा इज कॉल्ड एज एसक्यूएल डेटाबेस, और यू कैन ऑल्सो नेम इट एज रिलेशनल डेटाबेस, ओके। DBMS हम लोग बोलते हैं, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। एंड नो सिक्वल काइंड ऑफ सिस्टम है विच आर मोंगो डीबी हो गया, या अमेजोन में एक सर्विस है डायनेमो डीबी, अगर किसी ने सुना हो। सो नो एसक्यूएल काइंड ऑफ डेटा इज नॉन रिलेशनल डेटा, जो ज़्यादा करके गेमिंग में यूज होता है। जस्ट अ सेकेंड, हेलो, पार्सल लेवा આવ્યો છે જી इलास्टिक सर्च है ना अपना, वो नो एसक्यूएल है। પહેલું ડ્રોવરના અંદર પડ્યું છે। હા ओके, પહેલા ડ્રોવરની અંદર પડ્યું છે આપણી। हाँ, इलास्टिक सर्च है, देन गूगल में सर्विस है क्लाउड स्पैनर, नहीं, हाँ। सो दैट इज, सो बहुत सारा नो सिक्वल के अंदर है ना 4 टाइप के डेटाबेस होते हैं। सो नो सिक्वल के अंदर होता है एक ग्राफ डेटा, ग्राफ डीबी, ठीक है, एक होता है डॉक्यूमेंट डीबी, देन देर इज लेजर डेटाबेस, एंड एक सिंगल मतलब की वैल्यू पेयर का नॉर्मल डेटाबेस होता है। सो जहाँ पे बेसिकली इसमें भी की का सिस्टम है, बट रिलेशनल डेटा में कैसा होता है ना कि द बेसिक डिफरेंस इज रिलेशनल डीबी इज स्ट्रक्चर्ड डीबी। सो बिफोर inputting any data you have to create the structure of your database, कि कितना टेबल्स चाहिए, कितना रोज चाहिए, कितना कॉलम्स चाहिए, ये आपको डिसाइड करना पड़ता है। नो सिक्वल में वो सारा आप सिर्फ डेटा भेज दो, दोज टेबल कॉलम्स विल बी क्रिएटेड बाय द सर्विस इटसेल्फ, ठीक है। सो इतना, इसके लिए जितने भी हम लोग गेम्स वगैरह खेलते हैं ना, जो पॉपुलर गेम्स है, पबजी हो गया या जो भी, जहाँ पे अनप्रेडिक्टेबल डेटा आ रहा है कि यूजर कौन सा सर्विस यूज करने वाला है इन दैट गेम, वो प्रेडिक्टेड नहीं है, तो यू कैन नॉट क्रिएट द स्ट्रक्चर ऑफ दैट डेटा। तो वहां पे डॉक्यूमेंट डीबी हो गया या की वैल्यू पे, कि एक की होता है और उसके सामने उसका वैल्यू, जैसे हम लोग जेसॉन में ये लिखते हैं, कोई भी कोड जब जेसॉन में लिखते हैं, जैसे अगर नेम लिखा, सो नेम इज द की, एंड नेम के आगे दर्शन लिखा, सो दर्शन इज द वैल्यू, ठीक है।
email is the key and xyz@gmail.com is the value. तो ये की वैल्यू डेटाबेस, की वैल्यू पेयर हो गया. सो ऐसे काइंड ऑफ वो डेटा जाता है डेटाबेस में, या कोई भी एपीआई कॉल्स जब होते हैं, ठीक है, तो ऐसे करके डेटा पास होता है. सो दैट इज की वैल्यू पेयर. तो ये डेटा भी नो सिक्वल में जाता है. रिलेशनल डीबी के एग्जांपल्स है, माई सिक्वल हो गया, माई सिक्वल है, देन एमएसक्यूएल है, देन ओरेकल है, पोस्टग्रे है. So these are all relational databases or SQL database. ठीक है. So these are database जहाँ पे समझ लो string. Okay, in NoSQL database you can also store images and all. ठीक है. Relational database में images या वैसा नहीं जाएगा. अगर image जाता भी है तो image is converted to binary and then वो data input किया जाता है. So basically string format में data जाता है. कोई भी अदर देन स्ट्रिंग, जैसे आपका सिंबल्स हो गया, लेटर्स हो गया, अल्फा न्यूमेरिक, नॉन अल्फा न्यूमेरिक, ये सारे जाएंगे उसमें, बाकी कोई ऑब्जेक्ट नहीं जाएगा. ठीक है. डेटाबेस के साथ क्लियर है हम लोग कि व्हाट इज डेटाबेस, वो समझा. ओके. एंड स्टोरेज इज योर बेसिक स्टोरेज, कि जैसे गूगल ड्राइव ले लो. ओके. सो इन स्टोरेज ऑल्सो देर आर टू टाइप्स ऑफ स्टोरेज. वन इज ब्लॉक स्टोरेज and one is object storage. इसमें किसी को डिफरेंस पता है व्हाट इज ब्लॉक एंड ऑब्जेक्ट स्टोरेज? ब्लॉक जो होता है ये अपना सैंडिक्स को वगैरह जो होता है, तो जो ब्लॉक्स में सेव होता है, जो डिस्क्स में सेव होता है. जो ऑब्जेक्ट वाला मुझे उतना आइडिया नहीं. ठीक है. तो ये बेसिकली हम लोग ने स्टडी तो किया रहेगा इंजीनियरिंग या वो सब में. सो हम लोग ने एक चीज़ देखा रहेगा कि जो हार्ड डिस्क बनता है, एनी हार्ड ड्राइव, सो हार्ड ड्राइव इज क्रिएटेड फ्रॉम इट इज़ अ मैग्नेटिक डिस्क. ठीक है. तो बहुत सारे मैग्नेटिक डिस्क साथ में आते हैं. देर इज़ अ रोटेटर, ओके, एंड देन देर इज़ वन एक्यूमुलेटर आर्म उसको बोलते हैं. सो वो आर्म जो है पूरा डेटा रिकॉर्ड करता है डिस्क के ऊपर. डिस्क रोटेट होता है, जैसे हमारा वो इसका ग्रामोफोन का डिस्क कैसे होता है, बड़ा सा ब्लैक, तो उसके ऊपर डेटा जो रिकॉर्ड होता है. सो बेसिकली वही सिस्टम हार्ड डिस्क के अंदर है. तो डिस्क रोटेट होता है, डेटा वहाँ पे. तो देर आर एरेज ऑफ ब्लॉक्स. ठीक है. डिफरेंट ब्लॉक्स, जीरो से लेकर मिलियंस या बिलियंस लैक्स तक जा सकता है वो ब्लॉक्स. तो वैसा एरेज है जिसके अंदर डेटा रिकॉर्ड होता है. ठीक है. अब ब्लॉक एंड ऑब्जेक्ट का बेसिक डिफरेंस इन ब्लॉक स्टोरेज, डेटा इज स्टोर्ड इन ब्लॉक. जैसे मैंने अभी बताया कि एरेज ऑफ ब्लॉक्स है. सो डिफरेंट ब्लॉक में डेटा स्टोर होता है. एंड इन ऑब्जेक्ट डेटा इज स्टोर्ड एज अ सिंगल ऑब्जेक्ट. उसमें कोई ब्लॉक नहीं, कुछ नहीं, पूरा डेटा सिंगल ऑब्जेक्ट के इसमें स्टोर होता है. फॉर एग्जाम्पल मैं एक्सेल ले लेता हूँ. कोई भी एक्सेल होता है. ठीक है. अच्छा, अभी एक्सेल अच्छा, ये ब्लॉक एंड सॉरी, इसको Yes, यूज बोलो. करने के लिए, इसको स्टोर करने के लिए तो हमको डेटाबेस यूज करते होंगे ना? नहीं नहीं करते. नहीं. डेटाबेस एक्चुअली कॉन्सेप्ट डेटाबेस जब कब आता है पिक्चर में, व्हेन यू आर यूजिंग एनी एप्लीकेशन और एनी सॉफ्टवेयर विच इज फेचिंग सम डेटा फ्रॉम अ डेटाबेस. जो भी डायनेमिक एप्लीकेशन होता है, PHP हो गया, पाइथन हो गया, नोड हो गया, या .NET JS, जो भी हम लोग यूज कर रहे हैं, तो बेसिकली उसके बैकएंड में एक डेटाबेस होता है जहाँ पे डेटा इंडेक्स करके रखा जाता है कि एक्चुअल डेटा कहाँ पे स्टोर्ड है. आपको बेसिक एग्जांपल देता हूँ. जैसे एक सर्वर लिया हम लोग ने. ठीक है. जस्ट एक क्विक पॉइंट. हाँ, लोकी, जैसे FMS है ना, FMS FTG, उसकी फाइल्स आती है, वो हम डेटाबेस में स्टोर कर सकते हैं क्या? नहीं, वो नहीं करते. नहीं ना. हाँ, अभी हमारे मशीन पे जैसे D ड्राइव है, C ड्राइव है ना, तो ये सब स्टोरेज है, ये सब डेटाबेस नहीं है, राइट? सो दैट कम्स अंडर स्टोरेज. समझा? और अभी तेरा ऑडिट रिकॉर्ड्स है, एरर रिकॉर्ड्स है, ये सब हमारा डेटाबेस में स्टोर होता है ना, MySQL में.
हाँ, फिर बाद में एल्क में हम लोग जैसे सब डेटा स्टोर करते हैं अलग अलग पीडीए का और सब वो सब, सो दैट इज अ डेटाबेस, समझा? समझा। गॉट फॉर इट। एग्जांपल अपना पेन ड्राइव होता है तो उसमें कोई डेटाबेस नहीं होता है, सो सीधा डेटा अंदर चला जाता वैसा, हाँ। है। ठीक, अच्छा ऐसा मैं बेसिकली इसमें समझेगा, समझो देयर इज अ सर्वर, ये सर्वर है, ओके, उस सर्वर का स्टोरेज है, स्टोरेज एज इन योर हार्ड ड्राइव, ठीक है। ये डेटाबेस है, समझो माई सिक्वल डेटाबेस, जिसके अंदर समझो नेम है एंड टाइप है, ठीक है, ऐसा एक टेबल बनाया हुआ है मैंने। सो बेसिकली देयर इज दिस फंक्शनैलिटी इन माय एप्लीकेशन कि एक बटन है, उस बटन पे क्लिक किया तो एक इमेज ओपन होना चाहिए, ओके। अब दिस इमेज डॉट जेपीजी इज स्टोर्ड समवेयर ऑन माय हार्ड डिस्क, ठीक है। कहाँ पे स्टोर्ड है वो एप्लीकेशन को पता कैसे चलेगा, ओके। सो ये जो इमेज डॉट जेपीजी कहाँ पे स्टोर्ड है, सो उसका डेटा होता है डेटाबेस के अंदर, इमेज डॉट जेपीजी, उसका टाइप है समझो जेपीजी, एंड और एक कॉलम यहाँ पे बना दिया लोकेशन, ठीक है। सो लोकेशन समझो लिख दिया डी ड्राइव में है या सी ड्राइव में, जहाँ पर भी है वो यहाँ पे लिख दिया। सो व्हेन आई क्लिक ऑन दिस बटन, सो वो मेरा रिक्वेस्ट जाता है डेटाबेस पे, डेटाबेस में वो चेक करेगा कि वो जिस बटन या जिस इमेज के लिए रिक्वेस्ट आया वो एक्चुअल में कहाँ पर है, तो लोकेशन डी में है, तो उसको पता चल गया लोकेशन डी में है, तो वो डी में से वो डेटा लेके यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा स्क्रीन पे। सो दिस इज द वर्क ऑफ अ डेटाबेस, कि कहाँ पे डेटा रखा हुआ है या क्या रिलेशनल डेटा है, इसके लिए उसको रिलेशनल डेटा बोलते हैं, कि जो भी रिलेशनल डेटाबेस है माई सिक्वल वगैरह, तो वहाँ पर वो कौन से मशीन का लॉग कहाँ पर स्टोर्ड है, ये सारा डेटा यहाँ पे आएगा, बट एक्चुअल जो लॉग कंटेंट है वो कहीं पे तो हार्ड ड्राइव पे स्टोर रहेगा, ऐसा। समझा। करेक्ट, क्लियर, हाँ। अच्छा। सो बेसिकली डिफरेंस ऑफ ब्लॉक और ऑब्जेक्ट, अभी समझो ये एक्सेल शीट है, सो एक्सेल शीट में थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ सेल्स है, ठीक है। तो मैं एक सेल में मैंने कुछ लिखा हुआ है, समझो दिस इज सेल B3, ठीक है। अभी C3 हो गया, या ऐसे जितने भी मैंने अगर सेल सारे भर दिए, ठीक है, एंड थोड़े टाइम बाद इफ आई वांट टू चेंज वन सेल, ठीक है, ये मैंने सेव करके रख दिया फाइल को, 10 डेज बाद में आता हूँ, मुझे 2-3 सेल्स चेंज करना है, तो ये 12, 13, 14 था, इसको मुझे सिर्फ 12 कर देना है, तो ये मैंने चेंज किया आज आके। तो व्हेन आई चेंज दिस, नाउ दिस एक्सेल शीट, ये जो भी मैं सेव कर रहा हूँ, ये स्टोर हो रही है मेरे लैपटॉप के हार्ड ड्राइव पे, ठीक है। हार्ड ड्राइव इज अ ब्लॉक स्टोरेज काइंड ऑफ स्टोरेज, ठीक है। हार्ड ड्राइव जैसे मैंने बोला इट इज मैग्नेटिक ब्लॉक्स, बहुत सारे ब्लॉक्स के एरेज है जिसके अंदर डेटा स्टोर हो रहा है। तो अब जिस ब्लॉक में मेरा एक्सेल शीट स्टोर्ड है, वो शीट के अंदर का जो सेल है वो भी अलग अलग ब्लॉक्स में स्टोर्ड होता है, ठीक है। पूरा एक्सेल शीट भी एक ब्लॉक में स्टोर नहीं होता है, बाइट्स में डिवाइडेड होते हैं ब्लॉक्स, एक बाइट, ठीक है, 8 बिट इज 1 बाइट, तो अलग अलग बाइट्स में स्टोर होता है डेटा। तो एक बाइट में अब जितना डेटा आ सकता है उतना डेटा स्टोर हो जाता है उस बाइट के अंदर, बाकी का डेटा दूसरे ब्लॉक में शिफ्ट होता है। सो जिस ब्लॉक में मेरा ये सेल, इतने 3 सेल जो मैंने चेंज किए वो स्टोर्ड रहेंगे, उतना ही सेल चेंज होता है, ठीक है। द मेन माई पॉइंट इज कि पूरे ब्लॉक में पूरा एक्सेल शीट कभी चेंज नहीं होता है, जिस ब्लॉक में आपका डेटा स्टोर्ड था, जो ब्लॉक या सेल आप चेंज कर रहे हो, उतना ही डेटा हार्ड ड्राइव में चेंज होगा, करेक्ट। यू डोंट हैव टू रिप्लेस होल योर एक्सेल शीट, सही है। दिस इज द कॉन्सेप्ट विथ ब्लॉक स्टोरेज। इफ आई स्विच टू ऑब्जेक्ट स्टोरेज, तो समझो हम लोग चलते हैं गूगल ड्राइव पे। So Google Drive is an example of object storage. Okay. Now if I have any of the Excel sheet over here, समझो ये समझो Excel sheet है, ठीक है। So when I change this Excel sheet,
तो यहाँ पर क्या होगा कि इफ आई चेंज एनी ऑफ द सेल, ये क्या बोलते हैं, सिंगल सेल चेंज नहीं करेगा, इट विल रिप्लेस होल एक्सेल शीट. ठीक है. सी गूगल ड्राइव इज अ काइंड ऑफ स्टोरेज वेर यू कैन ओनली स्टोर द डेटा, यू कैनॉट एडिट एनी डेटा. देखो आप, हमको गूगल ने ये गूगल शीट, गूगल डॉक्स और ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड किए इसके लिए. समझो वो नहीं होता, सो हाउ वुड यू एडिट द फाइल ऑन गूगल ड्राइव? कोई ऑप्शन है क्या आपके पास? नहीं. समझो मुझे ये इमेज एडिट करना है, तो आई विल हैव टू डाउनलोड दैट इमेज, उसको एडिट करो और फिर से अपलोड करो. अपलोड कर. एडिट करने का ऑप्शन नहीं है. सेकेंड थिंग, यू कैनॉट एग्जीक्यूट एनी फाइल. ठीक है. आप कोई प्रोग्राम रन नहीं कर सकते, कोई भी फाइल आप वहां पे एग्जीक्यूट नहीं कर सकते. तो दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ऑब्जेक्ट स्टोरेज. इट इज ओनली फॉर स्टोरेज पर्पस. यू कैन स्टोर अ सिंगल फाइल और मल्टीपल फाइल्स. एवरी फाइल इज स्टोर्ड एज अ सिंगल ऑब्जेक्ट. दैट मीन्स ये कैसे पता चलता है, कोई भी आप एक्सेल शीट ओपन करोगे ना, सो फाइल में आप जाओगे, या गूगल शीट का ये फीचर है. सो गो टू वर्जन हिस्ट्री. ठीक है. एंड सी वर्जन हिस्ट्री, कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट एच. वर्जन हिस्ट्री पे आप जाओगे ना, सो व्हेन दैट डॉक्यूमेंट वाज क्रिएटेड, वहां से लेकर आज तक जितना भी चेंजेस हुआ है, दोज चेंजेस आर रिकॉर्डेड एज अ सेपरेट फाइल्स. देखो ये शीट बना था समझो January 6 को, तब से लेके कितनी बार चेंज हुआ, किसने किया, तो उतने डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स यहाँ पे क्रिएट होते हैं. इसका मतलब आप समझ रहे हो कि इफ दैट पर्टिकुलर एक्सेल शीट इज ऑफ 1 MB साइज, तो अगर उसने कम से कम 50 अगर अलग अलग वर्जन स्टोर किए, दैट मीन्स इट इज ऑक्यूपाइंग 50 MB इन बैकग्राउंड. सो दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ऑब्जेक्ट. बिकॉज ये ब्लॉक में स्टोर्ड नहीं है, तो वो लोग सिंगल सिंगल सेल चेंज नहीं करते. व्हेनेवर वी एडिट, वो लोग पूरा फाइल करते हैं. सो इट इज सेम लाइक डाउनलोडिंग योर डेटा, editing it again and uploading again. So when you upload it again, there is a new version created for that particular file. Correct. Correct. So that is the difference correct. between Yeah. object and block storage. Okay. So cloud में तो सभी ऑब्जेक्ट स्टोरेज ही होता होगा ना, ब्लॉक नहीं. स्टोरेज भी होता है? नहीं, गूगल में एक सर्विस है क्लाउड स्टोरेज करके. ठीक है. तो ये क्लाउड स्टोरेज सर्विस इज, इट हैज बकेट्स काइंड ऑफ सिस्टम. ठीक है. तो उसमें कंटेनर्स है जिसके अंदर हम डेटा स्टोर कर सकते हैं. तो क्लाउड स्टोरेज इज टाइप ऑफ एन ऑब्जेक्ट स्टोरेज. एंड जो आप सर्वर्स क्रिएट करते हो, सर्वर्स या क्यूबरनेटिस का कोई सर्विस या ऐप इंजन हो गया, तो उसके बैकएंड में जो स्टोरेज डिवाइस लगता है आर कॉल्ड एज परसिस्टेंट डिस्क्स. ठीक है. पीडी बोलते हैं उसको, परसिस्टेंट डिस्क. सो ये जो परसिस्टेंट डिस्क है, दीज आर ब्लॉक स्टोरेजेस. और एक डिस्क होता है कॉल्ड एज लोकल स्टोरेज. तो ये जो टाइप ऑफ स्टोरेजेस है, दीज आर ब्लॉक स्टोरेज. ये हार्ड ड्राइव्स होते हैं. इन शॉर्ट हमारे जो लैपटॉप के HDD है, हार्ड ड्राइव्स और SSD, ये टाइप ऑफ ब्लॉक स्टोरेज है. करेक्ट, करेक्ट, गॉट इट. सो सिमिलरली वो भी तो एक मशीन ही है. सो उसके मशीन के रिलेटेड जो भी होगा, हार्ड ड्राइव्स या उसके जो भी रैम्स रिलेटेड या जो भी है वो सब इसमें. करेक्ट. सो मतलब इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि बेसिकली कोई भी एप्लीकेशन हम लोग यूज़ करते हैं ना, तो एग्जीक्यूटेबल फाइल्स अगर है उस एप्लीकेशन में, जिसको रन टाइम पे रन होना ज़रूरी है, तो वैसे फाइल्स यू वुड नेवर स्टोर ऑन एन ऑब्जेक्ट स्टोरेज काइंड ऑफ थिंग. उसको आपको ब्लॉक पे ही रखना पड़ेगा. नहीं तो वो बेसिकली ऐसा समझ लो कि ब्लॉक स्टोरेज आर द बूटेबल स्टोरेजेस. अगर आपको OS स्टोर करना है, ऑपरेटिंग सिस्टम, तो उसको बूट होना ज़रूरी है. एंड बूट होने के लिए ब्लॉक स्टोरेज पे ही वो एग्जीक्यूट होगा और किधर नहीं होगा. अच्छा. हाँ. सो एक एप्लीकेशन का बैकएंड स्टोरेज हमेशा ब्लॉक होना चाहिए, वरना वो फाइल एग्जीक्यूट नहीं करेगा. इफ दैट इज अ स्टैटिक मीडिया, इमेजेस हो गया, वीडियोस हो गया, टेक्स्ट, कोई फाइल है पर्टिकुलर, लॉग फाइल हो गया, जो हम लोग को एप्लीकेशन कहीं पे नहीं हो रहा है, तो ऐसे फाइल्स हम लोग स्टोर कर सकते हैं क्लाउड स्टोरेज पे. दैट इज ऑब्जेक्ट स्टोरेज पे. ऑब्जेक्ट स्टोरेज इज ऑलवेज हाफ ऑफ द कॉस्ट ऑफ ब्लॉक स्टोरेज. ठीक है. सस्ता ऑब्जेक्ट स्टोरेज होता है, ब्लॉक स्टोरेज सबसे महंगा आता है. बट खाली अगर फाइल स्टोर करके रखना होता है तो हम लोग ऑब्जेक्ट स्टोरेज यूज करेंगे. इफ वो फाइल को रन करना है या कहीं पे एग्जीक्यूट करना है, तो उसको ब्लॉक स्टोरेज पे लाना पड़ेगा.
इसके लिए डेटा अरकाइवल में भी ऑब्जेक्ट स्टोरेज ही यूज होता है, बिकॉज डेटा आपको सिर्फ अरकाइव करके रखना है ना, उसको कुछ आप प्रोसेस नहीं करने वाले उस डेटा पे। सो जब भी प्रोसेस करना होगा तो उसको अरकाइव में से रिट्रीव करके आप अपने मशीन पे लोगे, मशीन पे डेटा को प्रोसेस करके फिर से अरकाइव कर दोगे, या जहाँ पे भी स्टोर करना है आप कर दोगे। सो दैट इज द बेसिक प्रोसेस ऐसा। ठीक है, ये परसिस्टेंट एंड लोकल भी आपने, जैसे आपने एनवीएमई स्टोरेज के बारे में सुना है क्या? एनवीएमई स्टोरेज होता है लाइक एनवीएमई, अभी नया एसएसडी आने लगा, एनवीएमई एसएसडी बोलते हैं। दिस एसएसडी इज इंटीग्रेटेड विथ योर मदरबोर्ड ओनली डायरेक्टली, ठीक है, अलग से अटैच नहीं करना पड़ता। ओके, दिस इज काइंड ऑफ अ लोकल स्टोरेज। सो बेसिकली कैसा होता है, जैसे आप एक सर्वर है, ओके, हाउ क्लाउड वर्क्स इज, क्लाउड के अंदर है ना, समझ लो उनके पास, सी क्लाउड में देर आर नो फिजिकल सर्वर्स फॉर अस, ठीक है। एक डेटा सेंटर एग्जिस्ट करता है जहाँ पर से थाउजेंड्स और लैक्स ऑफ सर्वर्स है, फिजिकल सर्वर्स, जिसके अंदर वर्चुअल मशीन क्रिएट करके वो हमको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अस देर आर नो फिजिकल सर्वर्स, ऑल आर वर्चुअल मशीन्स। सो एक रैक में समझो हमको एक सर्वर बना के दिया, ओके, एंड देयर इज वन अनदर रैक, या समझ लो रूम कह लो या कोई डेटा सेंटर कह लो, जहां पे शेयर्ड स्टोरेज है, शेयर्ड स्टोरेज। सो दीज आर मल्टीपल हार्ड ड्राइव्स जो आप उन लोग ने क्रिएट किए हुए शेयर्ड स्टोरेज में। सो व्हेन आई रिक्वेस्ट टू जीसीपी दैट आई वांट अ सर्वर ऑफ से 4 कोर एंड 16 GB रैम एंड उसमें 100 GB का स्टोरेज होना चाहिए, ठीक है। सो व्हाट GCP विल डू, एक वर्चुअल मशीन बनाएगा ऑफ 4 कोर। कोर्स के कॉन्सेप्ट में वर्चुअल CPUs रहते हैं यहाँ पे, vCPU, ठीक है, तो वो 4 vCPU का बनाएगा, 4 वर्चुअल CPU। सो 2 वर्चुअल CPUs इज इक्वल टू 1 फिजिकल CPU। अच्छा, ऐसा है क्या? हाँ, सो व्हेनेवर हमको जब ये सर्वर मिलता है ना, जैसे 8 कोर का सर्वर मिला, तो दैट मीन्स बैकएंड में तो वो 4 कोर ही है फिजिकली। हम लोग चेक कर सकते हैं व्हेन यू ओपन योर कंप्यूटर, जब भी हम लोग टास्क मैनेजर ओपन करते, देखो तो टास्क मैनेजर में आप परफॉर्मेंस देखोगे ना, तो वहाँ पे आपको हार्डवेयर के अंदर दिखा रहेगा CPU में। सो कोर्स आर 4 एंड लॉजिकल प्रोसेसर्स लिखा होता है 8। सो दिस 8 लॉजिकल प्रोसेसर्स आर दिस वर्चुअल CPU। कि इफ यू कन्वर्ट दिस वर्चुअलाइजेशन, जैसे एनेबल्ड है समझो मेरे मशीन पे, तो मैं अगर VMware इंस्टॉल करता हूँ या कोई भी हाइपरवाइजर इंस्टॉल करता हूँ ऑन दिस मशीन, एंड इफ आई वर्चुअल दिस लैपटॉप, तो मेरे पास 4 कोर का CPU है, तो आई कैन क्रिएट मशीन विथ 8 कोर्स। मतलब मैं 2 कोर का 4 बनाऊँ, 8 कोर का 1 बनाऊँ, या 4 कोर के 2 मशीन बनाऊँ, ये मैं कर सकता हूँ। ओके, ओके, सो ये बेसिकली वैसे वो लोग सर्वर पे डिवाइड करते हैं। सो हम लोग जब भी ये बनाते हैं, इस पे कोई भी एक मशीन, समझ तूने ओरेकल का यूज़ करके, ठीक है, यहाँ पे तूने एक वर्चुअल मशीन बनाया, तो उसमें उन लोग पूछेगा कितना प्रोसेसर है, अगर 1 कोर डाला तो वो इट विल गो फ्रॉम दैट 8, इज इट? हाँ हाँ, मतलब डिपेंड्स ऑन द अंडरलाइंग हार्डवेयर। जैसे अभी वो लोग जो है ये कोई भी 4 कोर या 8 कोर फिजिकल कोर वाला हार्डवेयर नहीं बनाते। उनका समझो रैक्स है, जिसके अंदर हम लोग ने वो देखा रहेगा कि एक डेटा सेंटर कैसा होता है जिसमें रैक्स एंड रैक्स ऑफ सर्वर्स है, ठीक है। तो वो 200 कोर 300 कोर के एक साथ सर्वर्स है, एंड ऑन दोज सर्वर्स दे हैव इंस्टॉल्ड अ वर्चुअलाइजेशन प्लेटफॉर्म। क्लाउड कंप्यूटिंग का मेन बैकएंड कॉन्सेप्ट है वर्चुअलाइजेशन, करेक्ट। अगर वर्चुअलाइजेशन रहता तो समझ लो क्लाउड कंप्यूटिंग पॉसिबल ही नहीं था, करेक्ट, ठीक है। सो देयर इज दिस फिजिकल हार्डवेयर, उसके ऊपर एक वर्चुअलाइजेशन लेयर है, तो विच इज योर हाइपरवाइजर सॉफ्टवेयर, ठीक है। और उस हाइपरवाइजर के ऊपर आपके वर्चुअल मशीन्स क्रिएट होते हैं विद डिफरेंट ऐप एंड OSs, ठीक है। तो ये जो हो रहा है, तो ये अंडरलाइंग हार्डवेयर इज ऑलवेज से ग्रेटर। तो ऐसा नहीं होगा कि इसके ज्यादा कैपेसिटी का सर्वर बन गया, ठीक है।
जो भी वर्चुअल मशीन बन रहा है इट डिपेंड्स ऑन द अंडरलाइंग हार्डवेयर, उसका जितना कैपेसिटी है उतना ही सर्वर बनने वाला है। ओके, मतलब डबल बनेगा। जैसे अगर अंडरलाइंग हार्डवेयर आपने जैसे बोला अगर 4 कोर का है तो ये सर्वर 8 कोर का बन सकता है, या फिर 2-2 कोर के मैं 4 बना सकता हूँ। 4 बन सकता है। करेक्ट, Correct, उससे ऊपर का कैपेसिटी का नहीं बनेगा। ठीक है, सो वर्चुअल मशीन्स विल ऑलवेज बी क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ वी सीपीयूज। करेक्ट, ओके फाइन। ठीक है। तो अगर ये अपना लोकल मशीन में तूने दिखाया, ठीक है, अगर मैं वर्चुअल मशीन में जाके अगर वहां पे टास्क मैनेजर में देखूँ तो वहां पे भी सेम दिखाएगा? हाँ, आपको 4 कोर ही दिखाएगा, मतलब वो जो उसका वर्चुअल कोर रहेगा वही दिखाएगा। बाकी उसको वो नहीं दिखाएगा ना? हाँ हाँ, फिजिकल कोर कितना नहीं दिखाएगा, नहीं दिखाएगा। ओके ठीक है। ऐसा। ठीक है। सो हाइपरवाइजर भी बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। सो एक होता है डायरेक्टली हार्डवेयर जो होता है उसके ऊपर हाइपरवाइजर इंस्टॉल होता है। एंड सो हाइपरवाइजर अगर सबको क्लियर नहीं है, हाइपरवाइजर इज द वर्चुअलाइजेशन लेयर। आपने जो VMware सुना होगा या फिर ओरेकल का वर्चुअल बॉक्स है। सो दीज आर ऑल वर्चुअलाइजेशन प्लेटफॉर्म्स जो आपके अंडरलाइंग फिजिकल हार्डवेयर को कोई वर्चुअल एप्लीकेशन बनाने में हेल्प कर सकते हैं। ठीक है। सो बेसिकली क्लाउड का कॉन्सेप्ट ही वो है कि आप अगर क्लाउड का डेफिनेशन देखते हो तो इट इज क्लाउड कंप्यूटिंग कैन बी डिफाइंड एज डिलीवरिंग कंप्यूटिंग पावर, ठीक है, जो भी कंप्यूटिंग पावर है, CPU, RAM, नेटवर्क, स्टोरेज, अ सर्विस ओवर अ नेटवर्क, सो रैदर देन फिजिकली हैविंग दोज कंप्यूटिंग रिसोर्सेज एट कस्टमर लोकेशन। ठीक है, कस्टमर के लोकेशन पे कुछ सब कुछ गूगल के पास है, तो अब वो उसका एक्सेस हमको देगा कैसे? ओके, सो एक्सेस हमको इंटरनेट के थ्रू दे रहा है। प्लस आप नॉर्मल IT का सिनेरियो ले लो, व्हेन यू से ऑर्डर और रिक्वेस्ट सर्वर इन योर कंपनी, अगर वो लोग फिजिकल सर्वर यूज कर रहे हैं तो वो रिक्वेस्ट जाएगा, वो रिक्वेस्ट अप्रूव होगा, कॉस्ट अप्रूवल आएगा, उसके बाद IT सर्वर बनाएगा, वो हमको प्रोवाइड करेगा, 15-20 दिन चला जाता है इसमें। ठीक है, सेम थिंग ऑन गूगल और एनी क्लाउड प्लेटफॉर्म, आप रिक्वेस्ट करते हो, सेम काइंड ऑफ सर्वर आप कॉपी करके दूसरा बना सकते हो। सो इतना इजीली विद इन फ्यू मिनट्स अगर काम हो रहा है तो वो कैसे हो रहा है? तो वर्चुअलाइजेशन प्लेटफॉर्म की वजह से हो रहा है। ओके, So for a customer, it's a cloud services, and for Google, it's a obviously virtual hardware. Cloud के लिए अपने लिए वो वर्चुअल हार्डवेयर है, सो वर्चुअल मशीन है। गूगल के लिए वो लोग अंडरलाइन हार्डवेयर मैनेज करते, करेक्ट, उनके लिए तो ऑन प्रीमाइसेस ही है। सी क्लाउड मतलब अभी हवा में तो डेटा स्टोर होने नहीं वाला, डेटा तो कहीं पे फिजिकली स्टोर होगा। सो वी आर नेमिंग इट क्लाउड बिकॉज वी आर एक्सेसिंग इट थ्रू क्लाउड बेस्ड सर्विसेज विच इज इंटरनेट बेस्ड सर्विसेज। क्लाउड कोई दूसरा टर्म नहीं है, इट इज सेम मेटाफॉर फॉर दिस इंटरनेट ओनली। ठीक है, तो इंटरनेट सर्विसेज हम लोग यूज कर रहे हैं, इसके लिए वो वैसा नाम दिया हुआ है, वरना वो स्टोर तो फिजिकली हो रहा है। ओके, सो एक मैंने हाइपरवाइजर टाइप बताया, डेट इज हार्डवेयर पे डायरेक्टली हाइपरवाइजर है एंड उसमें से डायरेक्टली वर्चुअल मशीन क्रिएट हो रहा है विच इज योर डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स। ठीक है, इसका एक फायदा क्या है कि इफ दैट हार्डवेयर, समझो ये 8 कोर का CPU है, ठीक है, एंड आई डायरेक्टली इंस्टॉल हाइपरवाइजर ऑन दिस हार्डवेयर इंस्टेड ऑफ एनी ऑपरेटिंग सिस्टम, तो आई कैन यूटिलाइज ऑल ऑफ द 8 कोर्स। ठीक है, करेक्ट। हाँ, इफ आई गो विथ अनदर टाइप, सो टाइप 2 इज होस्टेड। होस्टेड एज इन उस हार्डवेयर पे कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है और उस ऑपरेटिंग सिस्टम पे वो हाइपरवाइजर इंस्टॉल किया है। जैसे हमारा विंडोज ले लो, अभी मेरे लैपटॉप पे विंडोज इंस्टॉल्ड है एंड इस विंडोज के ऊपर मैंने एक उबंटू का समझ लो हाइपरवाइजर डाला हुआ है या एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म डाला हुआ है। ठीक है, सो उबंटू 20.4 मैंने डाला हुआ है। तो अब ये जो उबंटू है इट इज इंस्टॉल्ड ऑन माय दिस फिजिकल लैपटॉप जिसके ऊपर विंडोज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। तो मेरे उबंटू को जो 8 कोर्स है इन माय लैपटॉप वो पूरे नहीं मिलने वाले, बिकॉज मेरा जो विंडोज OS है वो खुद भी तो कम से कम 4 GB रैम और 2-3 कोर यूज कर रहा होगा प्रोसेस। ठीक है, तो उतना जाता है, बिकॉज पर्सनल लेवल पे पर्सनल काम करने के लिए आई विल नॉट लॉग इन इनटू उबंटू एवरी टाइम एंड डू माय ओन वर्क। कुछ एक्सेल शीट वगैरह बनाना है तो आई विल गो विथ विंडोज, तो वो हमको चाहिए पर्सनली के लिए। बट गूगल क्लाउड या कोई भी क्लाउड कंपनी, वो लोग तो कमर्शियली बेच रहे, तो उनको उनके सर्विसेज के बीच में ये कोई दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम डालने का जरूरत नहीं है। वो लोग डायरेक्टली पे हाइपरवाइजर इंस्टॉल करके
वर्चुअल मशीन क्रिएट कर सकते हैं ताकि वो लोग उनके अंडरलाइंग हार्डवेयर रिसोर्सेज का पूरा ऑप्टिमाइज्ड यूटिलाइजेशन कर सकते हैं वो लोग। सही है। ये कौन सा हाइपरवाइजर यूज करते हैं इन लोग? VMware है या कौन सा? इन लोग नहीं जेन यूज करते हैं बीच में, फिर वो लोग AIX भी यूज कर रहे थे, ठीक है। जेन तो कर ही रहे, कोई कोई सर्विसेज पे जेन है, अलग अलग इन सर्विसेज के हिसाब से वो लोग करते हैं, ठीक है। ऐसा है, वो लोग एक्चुअली वो लोग कस्टम हाइपरवाइजर यूज करते हैं, ठीक है, गूगल, क्योंकि उनके सर्वर्स है। गूगल पहला ऐसा कंपनी है जिनके सर्वर्स मोर देन 60 to 70 डिग्रीज पे रन होते हैं। कोई भी क्या करता है कि उनके सर्वर्स को कूल रखने को ट्राई करता है, ठीक है। वो सर्वर्स ऑलरेडी 60-70 डिग्री पे रन हो रहे हैं, तो वो लोग ने इतना गर्म? हाँ कस्टम सर्वर्स, कस्टम हाइपरवाइजर्स बना के रखा हुआ। उसका आप कभी डेटा सेंटर का मतलब वो वीडियोस वगैरह देखोगे ना, तो वो लोग कूलिंग सिस्टम भी वो कॉपर पाइपलाइन से करता है कि पूरे इसमें, और वो लोग का 100% कार्बन फ्री है, तो मतलब ऐसा नेचुरल रिसोर्सेज पे ही चला रहे हैं। अच्छा, ऐसा है। हाँ मतलब AC वगैरह ऐसा कुछ नहीं यूज कर रहे क्या? नहीं, एसीज नहीं यूज करते वो लोग, मतलब जो अपना लिक्विड कूलिंग होता है ना, कि हाँ। बाहर से लिक्विड पास होता है ठंडा होके और कॉपर पाइप्स में, तो पूरा हीट सिंक करते करते फिर से बाहर आता है स्टीम बन के, तो पूरा मतलब समझ लो डेटा सेंटर में भी वो स्टीमिंग ही हो रहा है, और ऊपर वो स्टीम फिर से रिकॉर्ड हो जाता है दूसरे पाइपलाइंस के थ्रू जाके, फिर से पानी बनता है ऐसा। तो लोग वैसा करके कर रहे हैं। हाँ। एक तो उन्होंने बर्फ में ही बनाया था कहीं पे, तो डायरेक्ट ऐसे नेचुरल कूलिंग मिल रहा था। सो बेसिकली ऐसा करके वो लोग यूज कर रहा है। इसके लिए वो ये जो मोनोपोली है कि वो कौन सा हाइपरवाइजर यूज कर रहे हैं, वो लोग बाहर डालते नहीं, तो सब लोग ही अपना खुद का क्लाउड सर्विस खोल लेंगे ना, मतलब। करेक्ट है। नहीं, उन लोगों का खुद का कस्टमाइज्ड भी होगा ना। हाँ कस्टमाइज तो करते ही है वो लोग हाइपरवाइजर। सो इसके लिए गूगल जो है ना, एक ही सर्विस है जो लोग कस्टम वर्चुअल मशीन भी देते हैं। बाकी एज्योर AWS पे कैसा है कि देर आर प्री बिल्ट टेम्पलेट्स, कि जैसे हाफ कोर 1/2 GB रैम, 1 कोर 1 GB, 1 कोर 2 GB, ऐसे करके लिस्ट है जिसमें से आप सिलेक्ट करोगे। बट समझो अभी वो लिस्ट के अंदर आपका रिक्वायरमेंट फिट नहीं बैठ रहा है, तो गूगल यू कैन क्रिएट कस्टम कोर्स एंड कस्टम रैम। मतलब आपको 5 कोर पे 100 GB रैम चाहिए, तो भी आप कस्टम क्रिएट कर सकते हो। ऐसा ऑप्शन है गूगल में, बट उसमें नहीं है, Azure नहीं में। AWS में नहीं है, नहीं। बट उसका सबसे महंगा सर्विस है वो। पर मतलब वो कैसा है ना, कंपेंसेट कैसा हो जाता है। अभी जैसे गूगल ने जो कोर्स है, जैसे 2 कोर 4 GB, 2 कोर 8 GB, ऐसे करके जो अपने नॉर्मल स्टैंडर्डाइज्ड कोर्स रहते हैं ना, वही रखा हुआ है। 2 या 3 ही टाइप है अलग अलग सर्वर्स का। अभी AWS के अंदर कम से कम 6 टाइप है, ओके। एंड उसमें अलग अलग, जैसे अभी मेमोरी ऑप्टिमाइज्ड एप्लीकेशंस के लिए अलग सर्वर, कंप्यूट जहाँ पे ज़्यादा लगता है उसका अलग सर्वर, फिर जिसको समझो मशीन लर्निंग वर्कलोड चलाना है तो उसका अलग सर्वर, जिसको वो गेट्स होते हैं ICs अलग अलग, फील्ड प्रोग्रामेबल गेट्स बोलते हैं ना, मतलब वैसे चलाना है तो उसके लिए अलग अलग। तो हर सर्विस काइंड ऑफ सर्विस के लिए उनके पास अलग अलग सर्वर्स है, और उनके पास हाफ कोर से लेकर समझ लो 196 कोर्स एंड 3000 GB रैम, वहां तक का वेराइटी है। ओह। हाँ, तो उतना मतलब हमको ऐसा कस्टम बनाने का जरूरत पड़ता नहीं है, कभी हो जाता है। क्योंकि क्या होता है, जब जैसे अभी 2 कोर 4 GB लिया समझो, अगर ये सर्वर अवेलेबल नहीं है गूगल में और आप कस्टम बनाओगे, तो सेम सर्वर जैसे अभी 2 कोर 4 GB है अवेलेबल, और 2 कोर 4 GB में कस्टम से बनाऊंगा ना, तो अगर समझो नॉर्मल वे में मुझे $20 लग रहा है, तो कस्टम में अराउंड $30 या $32 लगने वाला है, उतना डिफरेंस आता है। ओह। तो इसलिए ज्यादा इफ ये प्रेफरेबल यही है, राइट? प्रेफरेबल है कि जो प्री बिल्ड यूज करो, कस्टम पे मत जाओ जितना सकता है। अगर नहीं है पॉसिबल तो कस्टम पे जाने का, ठीक है। सो बेसिकली हमारा डेटाबेस और स्टोरेज, ब्लॉक एंड ऑब्जेक्ट और वर्चुअल मशीन्स, यहाँ तक कोई डाउट, एनी क्वेश्चन अगर कुछ है तो क्लियर कर लेते।
क्लियर है क्लियर है? ओके, Yeah. तो क्या करना है, आज यहाँ पे स्टॉप करना है या आगे बढ़ते हैं? ठीक है, आ जाए यहाँ पे स्टॉप हाँ करते हैं ना। चलेगा। सो ठीक है, सो नेक्स्ट हम लोग थोड़ा सा ये 3 चीज़ रिवाइज करके फिर आगे सर्वर्स और मतलब और क्या देखना है उसके ऊपर चले जाएंगे। सो नेक्स्ट सेशन में टारगेट रखते हैं कि इतना समझ के हमको गूगल पे अकाउंट बनाना है, जिसका है नहीं है। गूगल हमको 12 महीने के लिए अकाउंट फ्री देता है, $300 का क्रेडिट देता है, बट क्रेडिट कार्ड कंपलसरी है उसके लिए। ठीक है, ₹2 चार्ज करता है क्रेडिट कार्ड पे एंड वो रिफंड कर देगा बाद में वेरिफिकेशन के लिए। सो हमको $300 मिलता है, एनी सर्विस वी कैन यूज। तो वो आपको मतलब प्रैक्टिस के लिए भी इजी पड़ेगा rather देन स्पेंडिंग मनी। ठीक है, या ठीक है। ओके चलेगा। तो हम लोग नेक्स्ट सेशन में अकाउंट बनेंगे, क्या कैसे बनता है, कैसे सेटअप होता है, वो हम लोग फिर भी देखेंगे, इंट्रोडक्शन एंड ऑल। ओके श्योर श्योर श्योर, चलेगा। डेफिनेटली श्योर। ठीक है ना। और दर्शन, हाँ तेरा अकाउंट डिटेल्स है ना, वो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पे श्योर भेज श्योर, देना ना? मैं भेजता हूँ। हाँ ठीक है भाई, परफेक्ट। ओके चलेगा। ओके ठीक है ना, एक्सीलेंट। ठीक है. यप, Okay. थैंक्स दर्शन। ओके sir. ओके एवरीवन, या